अब हम एक्सरसाइज 1 रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंप्लीफाई। इसमें हमने रकमों को सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट 1 है x पावर 15 y पावर 35 डिवाइड z पावर 20 और इस सारे का स्क्वायर रूट और ये इसका इंडेक्स। इस सिंबल को हम रेडिकल भी बोलते हैं, इस सिंबल को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और यहाँ पे जो रकम लिखी होती है वो इसका इंडेक्स कहलाता है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रकम लिखी, बिल्कुल वही रकम। अब इसका जो इंडेक्स है और रेडिकल है इसको हम ख़त्म करके यहाँ पावर 1/5 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो फिर यहाँ पे हम 1/4 लिखते। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो फिर हम यहाँ पे 1/3 लिखते। अगर यहाँ पे पावर 7 होती तो हम यहाँ पे 1/7 लिखते और अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो फिर हम यहाँ पे 1/2 लिखते। इस तरह के क्वेश्चंस आपने यूनिट 1 में किए हैं कि यहाँ पे कोई रकम नहीं होती तो यहाँ पे फिर हम 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो इसलिए हमने 1/5 लिखा। अब ये सारी रकमें वैसे ही हैं। अब इसका मतलब है कि ये जो पावर है 1/5 ये अंदर हर रकम की पावर है, तो इसलिए हम हर एक के साथ इस पावर को लिखेंगे। तो इसके आगे ये है। अब ये जो पावर 1/5 है हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दी, ये पावर इस 15 से मल्टीप्लाई होगी यानी x वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी। अब देखें x की ये पावर भी है, x की ये पावर भी है, तो जब एक ही रकम की दो पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। इसलिए x की पावर 15 ज़रब 1/5 इसलिए हमने लिख दिया। अब आगे है y पावर 35, तो ये वाली भी इसकी पावर है y की, ये भी y की पावर है, तो y की दो पावर्स हैं तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो ये हो जाएगा y पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5। और नीचे अगर देखें तो ये z की पावर है तो z की ये पावर भी है, यानी z की दो पावर्स हैं तो दोनों पावर्स आपस में ज़रब हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/5। अब यहाँ पे देखें कटिंग पॉसिबल है, इसको 5 के टेबल पे कट किया तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये x पावर 3 इधर आ गया। अब ये 5 के टेबल पे कट होगा तो 7 आ जाएगा, तो ये इसकी y पावर 7 इधर आ जाएगी। अब ये 20 जो है 5 के टेबल पे कट होगा, इधर 4 आएगा, तो ये z पावर 4 हमने नीचे लिख दिया। अब इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही पार्ट 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखें 27 की पावर है 2x और फिर ये रेडिकल का सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल, और यहाँ पे इंडेक्स 3 है। तो सॉल्यूशन में यही रकम हम दोबारा लिख लेंगे और सबसे पहले ये जो रेडिकल और इंडेक्स है इसे हम ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करके इसे 1/3 लिख देंगे। अभी पिछले पार्ट में बात की थी कि जो नंबर यहाँ पे होता है वो इधर पावर में आके 1 के बटे में आ जाता है, 1 के नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। अब 27 के फैक्टर बनाते हैं, मैं इधर बना देता हूँ। 27 इसको 3 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब है 27 के फैक्टर बने 3 3 3 यानी 3 की पावर 3, तो ये लिख दिया 3 पावर 3। अब ये जो पावर है ये एक ही रकम की पावर है, तो ये ऊपर है, ये डिवीज़न के नीचे है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिख दिया 2x/3। अब 3 की ये पावर भी है, ये पावर भी है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक ही रकम की दो पावर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3 ज़रब 2x/3। अब ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी बच जाएगा 3 की ताकत 2x।
और यही हमारा पार्ट 2 का आंसर है। अब आगे है पार्ट नंबर 3, 6 × 3 पावर n+2 डिवाइड 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रकम लिखी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 3 पावर n+2 है, यहाँ 3 पावर n+1 है, यहाँ 3 पावर n है। तो अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो आपको जो 3 की पावर सबसे छोटी मिलेगी वो है 3 की ताकत n। तो हम कोशिश करते हैं इसको भी 3 पावर n बना दें, इसको भी 3 पावर n बना दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 पावर n+2 है इसको हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इस तरह करेंगे कि ये जो पावर है इसको एक दफ़ा 3 की पावर में ले आएंगे और इसको एक दफ़ा 3 की पावर में ले आएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एक ही रकम, एक ही बेस की पावर्स को हम जमा कर सकते हैं, और अगर एक ही बेस की 2 पावर्स जमा हो रही हैं तो उनको ब्रेक अलग-अलग हैं। तो इसलिए हमने यहाँ 3 की ताकत n जमा 2 को लिखा, 3 की ताकत n मल्टीप्लाई 3 की ताकत 2, यानी ये पावर अलहदा कर दी और ये पावर अलहदा कर दी, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लिखना है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अब अगर डिवीजन के नीचे देखें 3 पावर n+1, इधर भी यही काम करेंगे। तो 3 पावर n ये अलहदा हो गया और 3 पावर 1 ये अलहदा हो गया, और ये जो 3 पावर n है ये ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर अगर देखें तो ये 3 की ताकत 2 9 होता है, और ये 3 की ताकत n ये ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये 6 ऐसे लिखा हुआ है। नीचे अगर देखें तो आपके पास 2 रकमें हैं, एक रकम ये है, एक रकम ये है। तो इन दोनों रकमों में 3 की ताकत n आपके पास प्रेजेंट है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो इधर से ये रकम बाहर आ गई और यहाँ पे 3 बचा, 3 लिख दिया। ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचा। 1 कैसे बचता है? बेसिकली जब हम कॉमन लेते हैं तो इस रकम को इस रकम पे डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है, इसलिए ये वही 1 है। अब 6 को 9 से ज़रब किया तो 54 आ गया, और नीचे 3 - 1 2 हो गया। अब ये 2 के टेबल पे कट हो सकता है, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 27। तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। यानी कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड का मतलब है जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसा कि 1 3 5 7 9 11, इस तरह जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो अब मुसलसल होने चाहिए वो, और उन तीनों नंबर्स को अगर हम जमा करें तो उसका आंसर 51 आता है। यहाँ देखें, लेट x x+2 x+4 बी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो ये 3 नंबर हमने फ़र्ज़ किए। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे ऑड का नंबर, ऑड का नाम नहीं था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, लेट x x+1 x+2 बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर देखें, फ़र्ज़ करें पहला नंबर है हमारे पास 5, फ़र्ज़ करें। तो अगले ऑड नंबर पे जाने के लिए हमें 2 जमा करना पड़ेगा, और उससे अगले नंबर पे जाने के लिए हमें 5 में 4 जमा करना पड़ेगा। इसलिए पहले नंबर को तो हमने x कह दिया, दूसरे नंबर को हमने x+2 कहा, तीसरे नंबर को हमने x+4 कहा। तब हम तीसरे ऑड नंबर पे पहुंचेंगे। उर्दू में इसे लिखेंगे, फ़र्ज़ किया x x+2 x+4 3 मुसलसल ताक सही अदाद हैं। आगे है गिवन कंडीशन बशर्ते सवाल।
कंडीशन में ये था कि तीनों नंबर्स को हमने जमा करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये और ये तीनों को जमा किया तो उसका आंसर है 51। अब यहाँ पे x x x इनको जमा किया तो 3x हो गया, और ये 2 और 4 जमा करके 6 हो गया। अब ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जमा हो रहा है, तो इसमें से ये माइनस हो के 45 होगा। 45 जो है ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होके इससे कट होगा, कट होके तो ये 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो x को हमने क्या कहा हुआ था, पहला नंबर, यानी जो 3 नंबर हमने मालूम करने हैं उसमें पहला नंबर है। तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, x जमा 2, x का जवाब आया था 15, उसमें हमने 2 को जमा कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 17। तो तीसरे के लिए क्या किया, x जमा 4 यानी 15 जमा 4, तो इसमें 19 जवाब आ गया। तो इसका आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, 15, 17, 19 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो ये 3 जो है मतलूबा नंबर हैं जो कि उसने ऑड नंबर कहा हुआ था। अगर आप इन तीनों को जमा करें तो गिवन कंडीशन के मुताबिक आप देखेंगे कि 51 ही आएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को उठाया एंड प्लेस्ड देम, और उनको रखा इनटू 2 बकेट्स, 2 टोकरियों में, बकेट्स में, ठीक है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन अदर। अब एक टोकरी में जितने भी बॉल हैं हमें नहीं पता कितने हैं, तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी से 28 गेंदें ज़्यादा हैं। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन अदर, यानी अगर एक टोकरी में फ़र्ज़ करें 10 हैं तो दूसरी टोकरी में 38 होंगी, 38 होंगी। अगर एक टोकरी में 5 हैं तो दूसरी टोकरी में 33 होंगी, यानी 28 ज़्यादा हैं उसमें। हाउ मैनी बॉल्स इन ईच बकेट, तो हर बकेट में, हर टोकरी में कितने बॉल हैं ये हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ़ बॉल्स इन 1 बकेट। एक बकेट के अंदर जो गेंदें हैं वो x हैं। इसको हम स्मॉलर बकेट भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े बॉल्स हैं। और x + 28 यानी जितने एक बकेट में हैं दूसरी बकेट में उससे 28 ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ लिखा x + 28 विल बी नंबर ऑफ़ बॉल्स इन अदर बकेट, यानी जो बड़ी टोकरी है उसमें पहली टोकरी से 28 गेंदें ज़्यादा हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों टोकरियों को मिला के टोटल गेंद जो है वो 96 हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है पिक्ड अप 96 बॉल्स और उन सब को रखा। तो इसका मतलब है कि पहली टोकरी और दूसरी टोकरी में जितने भी बॉल्स हैं उनको प्लस करके हमारे पास 96 आएगा। अब ये x + x 2x हो गया, और ये जो +28 है ये इधर आके माइनस हो गया। 96 - 28 ये 68 हो जाएगा। अब 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 2 जो है 68 से डिवाइड होगा 2 के टेबल पे, तो ये 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x = 34, और x को हमने क्या कहा हुआ था कि जो पहली बकेट है जिसमें थोड़े गेंद हैं, तो उस टोकरी में, बकेट में 34 गेंदें हैं। तो दूसरी टोकरी में कितने होंगे, जितने पहली में हैं उसमें 28 प्लस कर देंगे, तो 34 + 28 62। तो दूसरी टोकरी में 62 बॉल्स हैं। अगर आप देखें 62 और 34 को प्लस करें तो टोटल आपके पास 96 ही आएंगे। तो इसको हम स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं आंसर को, 1 बकेट हैज़ 34 बॉल्स, अदर बकेट हैज़ 62 बॉल्स, यानी इस बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं
तो दूसरी बकेट में हमारे पास 62 बॉल्स हैं, क्योंकि उसमें जो हैं 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की शक्ल में है। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़। सलमा ने किसी बिज़नेस में 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, विच पेड प्रॉफिट एट रेट 7.1/4% पर एनम। तो उस इन्वेस्टमेंट ने उसको जो प्रॉफिट दिया, सालाना प्रॉफिट, वो इस परसेंटेज के लिहाज से है। आफ्टर 2 ईयर्स रेट इंक्रीज्ड टू 8%, यानी पहले 2 साल जो है उसको इतने परसेंटेज प्रॉफिट मिला, और 2 साल के बाद उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो गया। होता है बिज़नेस में ऐसा होता है, बैंक्स में ऐसा होता है, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो आपने क्या मालूम करना है, 7 साल के बाद उसके पास जो रकम है टोटल, ये भी और जितना उसने प्रॉफिट कमाया उन सब को टोटल करके कितनी रकम उसके पास होगी। तो इसका मतलब है 2 साल इस परसेंटेज पे उसने प्रॉफिट कमाया और अगले 5 साल इस प्रॉफिट पे परसेंटेज कमाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसे लिखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी शुरू वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी 3.5 लाख रुपया है। प्रॉफिट रेट फॉर 2 ईयर्स, तो पहले जो उसका प्रॉफिट रेट है वो है 7.1/4। 7.1/4 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25%। अब इसका परसेंट ख़त्म करना है तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 100 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.00725। अच्छा, यहाँ एक बात ज़रा ध्यान में रखें कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हमेशा एक एक करके पढ़ना चाहिए। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप 00725, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो साइंटिफिक मेथड होता है पढ़ने का, जो असल तरीक़ाकार है, वो ये होता है एक एक करके पढ़ा जाए। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे 0.00725। अब ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये 2 साल का उसका प्रॉफिट रेट है। अब प्रॉफिट है उसका 2 साल के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये जो उसका रेट है, ये रेट है उसका पर एनम 1 साल का, और उसने 2 साल तक वो कमाई की, यानी कि इन्वेस्टमेंट का उसको प्रॉफिट मिला, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारे पास 50,750 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। अब हम अगले 5 साल के लिए देखते हैं। अगले 5 साल के लिए उसने बताया था कि उसका जो प्रॉफिट है वो 8% है। तो पहले तो हम इसका परसेंटेज ख़त्म करके पॉइंट में लिखेंगे। उसके लिए 8 को 100 पे तकसीम करेंगे, यानी 8/100। तो ये हमारे पास 0.08 आ जाएगा परसेंटेज के बगैर। अब इसका प्रॉफिट हम निकालेंगे। इसका प्रॉफिट हम फुल रकम से निकालेंगे जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये उसका सालाना प्रॉफिट है, और ये 5 साल है क्योंकि उसने अगले 5 साल ये इतना प्रॉफिट कमाया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारे पास 1,40,000 रुपये आ जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल जो उसने प्रॉफिट अर्न किया उसमें है कि ये 2 साल का है पहले, और ये अगले 5 साल का है। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी 5,40,750 रुपये, यानी 540,750 रुपीज़। तो सलमा के पास जो टोटल अमाउंट है वो 7 साल के बाद इतनी हो जाएगी। इसमें उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें उसका प्रॉफिट भी है, सारा कुछ इसमें शामिल है। और यहाँ पे चैप्टर क्लोज़ हो गया है।
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कर सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आके डिस्कस कर सकते हैं।